हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की प्रश्न बैंक। तो हिंदी विषय की प्रश्न बैंक हम लगभग पूरी करने ही वाले हैं। इसके हम 8 पार्ट बना चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कृतिका के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक में दे रखे हैं उसके सारे प्रश्नोत्तर हम देख लेंगे। कृतिका के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रश्न बैंक में दे रखे हैं। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न है कृतिका में से, और इसके जो 1-1 नंबर के प्रश्न वह हम पहले ही कर चुके हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-30 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? तो इसका उत्तर है, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था तो भी वे उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी, क्योंकि लेखिका ने सुन रखा था कि नानी घर में पर्दा करती थी पर परंपरागत ढंग से रहती थी। पर्दा तो करती थी तो भी वो परंपरागत ढंग से रहती थी। दूसरा है, लेखिका की नानी ममतामयी थी। वह अन्य भारतीय औरतों की तरह ही अपनी बेटी की 15 साल की होते ही उसकी शादी करने की फिक्र करने लगी थी। नानी काफ़ी स्वतंत्र विचारों वाली औरत थी। और चौथा, वह अपनी बेटी की शादी ऐसे युवक से करना चाहती थी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्यारेलाल शर्मा जैसा हो। तो प्यारेलाल शर्मा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो कि उनके पति के मित्र थे। तो उनके जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से अपनी बेटी की शादी लेखिका की माँ करना चाहती थी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, मृदुला गर्ग लेखिका, क्योंकि लेखिका का नाम ही मृदुला गर्ग है। यह जो है आपके कृतिका का पाठ है, मेरे संग की औरतें, उस पाठ से लिए गए प्रश्नोत्तर है। तो प्रश्न, मृदुला गर्ग लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? मतलब आज़ादी के आंदोलन में उनकी भागीदारी कैसी रही? तो इसका उत्तर है, लेखिका की नानी एक अनपढ़ और पर्दा करने वाली पारंपरिक औरत थी। आज़ादी के आंदोलन में उनका कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं था, परंतु उनके विचारों के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा ले पाई थी। वह अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी ऐसे नौजवान से करना चाहती थी जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग ले रहे हों। वे अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से यही कहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी आज़ादी के नौजवान सैनिक से तय की जाए। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार अवश्य रही, क्योंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन को सम्मान की दृष्टि से देख रही थी और स्वतंत्रता में भाग लेने वाले किसी नौजवान से ही अपनी बेटी की शादी वह करना चाहती थी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर अब हम देखेंगे। लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत अधिक जागरूक थी, इसलिए उन्होंने कर्नाटक के बागलकोट पहुंचने पर वहां पर जब एक अच्छा स्कूल नहीं था बच्चों के पढ़ने लायक, तो वहां के कैथोलिक बिशप से उन्होंने प्रार्थना की स्कूल खोलने के लिए। लेकिन उस क्षेत्र में क्रिश्चियन बच्चों की जनसंख्या कम होने के कारण बिशप ने स्कूल खोलने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। ऐसी स्थिति में लेखिका ने स्वयं अपने दम पर और अपने प्रयासों से अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाले स्कूल की शुरुआत की और इसे सरकार द्वारा मान्यता भी दिलाई। तो इस प्रकार लेखिका ने अपने प्रयास किए और बागलकोट जैसे क्षेत्र में उन्होंने, जहाँ स्कूल नहीं था, वहाँ स्कूल की व्यवस्था करवाई। पहले उन्होंने वहाँ के जो क्रिश्चियन बिशप थे, कैथोलिक बिशप थे, उनसे प्रार्थना करी स्कूल खोलने की, लेकिन वहाँ पे क्रिश्चियन बच्चों की संख्या अधिक नहीं थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी स्कूल खोलने के लिए। तो ऐसी स्थिति में लेखिका ने स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा ही स्कूल खोला, उसे सरकार द्वारा मान्यता भी दिलाई। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है, मेरे संग की औरतें हैं पाठ के आधार पर लिखी कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है।
तो इसका उत्तर अब हम देखेंगे कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है इस पाठ के आधार पर। तो इसका उत्तर है पाठ के आधार पर जीवन में निम्नलिखित प्रकार के इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो पहला है सत्य बोलने वालों को, पहला पॉइंट है सत्य बोलने वालों को अधिक सम्मान और श्रद्धा भाव से देखा जाता है। समाज में सत्य बोलने वालों को उचित स्थान मिलता है और उन्हें श्रद्धा भाव से देखा जाता है। लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी, अतः घर के सभी सदस्य उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। इसके बाद अगला पॉइंट है, यहाँ पे आएगा समय। ठीक है, समय पर उचित सलाह व परामर्श देने वालों को। तो समय पर उचित सलाह व परामर्श देने वाले लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तीसरा है गोपनीयता भंग न करने वालों को। किसी की गोपनीयता भंग करने वाले दूसरों की दृष्टि में गिर जाते हैं, वे श्रद्धा के पात्र नहीं रहते। लेखिका की माँ किसी की गोपनीय बात को कभी उजागर नहीं करती थी, इसलिए वह सबकी श्रद्धा की पात्र थी। इसके बाद चौथा पॉइंट है चरित्रवान लोगों को समाज में श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो किस प्रकार के लोगों को, इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है? तो पहला है सत्य बोलने वालों को, दूसरा है समय पर उचित सलाह व परामर्श देने वालों को, तीसरा है गोपनीयता भंग न करने वालों को और चौथा है चरित्रवान लोगों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां है रीढ़ की हड्डी एकांकी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है? तो यह एकांकी आपके कृतिका में से है, कृतिका में यह पाठ है रीढ़ की हड्डी एकांकी। तो इसका प्रश्न है कि इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य उद्देश्य समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करना है, स्त्री शिक्षा और उनका आत्मविश्वास और साहस को आगे बढ़ाना है। इस एकांकी में यह भी संदेश दिया है कि समाज में उचित सम्मान प्राप्त करने के लिए स्त्री को दृढ़तापूर्वक संघर्ष करना आवश्यक है। तो इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य जो है वह स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करना है और दूसरा स्त्री शिक्षा, उनका आत्मविश्वास और साहस को आगे बढ़ाना है। इस एकांकी में यह भी संदेश है कि समाज में उचित सम्मान प्राप्त करने के लिए स्त्री को दृढ़तापूर्वक संघर्ष करना आवश्यक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए कि यह जो है इसका शीर्षक सार्थक है। तो इसका उत्तर है कि जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी एक महत्वपूर्ण अंग होता है और उसी से हमारा शरीर तनकर खड़ा होता है, उसी प्रकार से रीढ़ की हड्डी एक प्रतीक के रूप में इस एकांकी में लिया गया है। यदि हम मानव समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ऐसे स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है जो चरित्रवान और कर्मठ हो। एकांकी में शंकर जैसे चरित्रहीन व्यक्ति एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण नहीं कर सकते। उमा जैसे सुशिक्षित, स्वस्थ और सुंदर चरित्र व्यक्ति आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं, यही समाज की रीढ़ की हड्डी बनते हैं। इस प्रकार एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी सार्थक है। तो इस प्रकार यह रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक क्यों सार्थक है, इसे हमने बता दिया है कि समाज उसी समय सशक्त बन सकता है जब इसमें ऐसे सशक्त स्त्री या पुरुष हों जिनका चरित्र उज्जवल हो और वह समाज की रीढ़ की हड्डी बन पाए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7वां है समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो हम कौन से प्रयास कर सकते हैं, हमें लिखना, हम अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर है समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु सर्वप्रथम महिलाओं को शिक्षित किया जाना आवश्यक है, हम उनकी शिक्षा का प्रयास करेंगे। दूसरा है महिलाओं में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। तीसरा पॉइंट है महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार और अनाचार का विरोध करेंगे और उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। और चौथा है महिलाओं को उनके अधिकारों से परिचित करवाएंगे जिससे वह सशक्त बने। तो इस प्रकार महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु जो प्रयास हम कर सकते हैं वही हमें यहाँ लिखना था। तो ये प्रयास हमने यहाँ लिखे हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 8वां जो कि माटी वाली पाठ से लिया गया है। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? तो इसका उत्तर है माटी वाली एक गरीब महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर मिट्टी खोद कर लाती और उसे शहर में घूम घूम कर बेचती थी। इस प्रकार मिट्टी बेचकर ही वह अपनी जीविका चलाती थी
और इसके साथ ही वह अपने बूढ़े पति की भी देखभाल और सेवा करती थी। इस कार्य में उसका पूरा दिन बीत जाता था। ऐसी स्थिति में माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह सुबह से रात तक इतनी व्यस्त रहती थी। सुबह जल्दी उठकर वह मिट्टी खोद कर लाती और मिट्टी खोद कर लाने के बाद वह शहर जाती और शहर में इस मिट्टी को घूम घूम कर बेचती थी और इसी से उसकी जीविका चल रही थी। इसी से वह कुछ पैसे या कुछ रोटी ही कमा पाती थी और इसके साथ ही वह अपने बूढ़े पति की देखभाल और सेवा भी करती थी और इस कार्य में उसका पूरा दिन बीत जाता था। ऐसी स्थिति में माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे 9वां, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है भूख मीठी कि भोजन मीठा से अभिप्राय है कि भूखा व्यक्ति स्वाद की परवाह किए बिना भूख को पहले शांत करता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक भूखा है तो उसे जो भी मिलेगा वह उसे खा लेगा, वह उसके स्वाद के लिए नहीं रुकेगा और उसे उस भोजन में मिठास का अनुभव होता है। तो जो भी भूख मिलने पर जो भी भोजन मिलता है वही उसी में मिठास का अनुभव होता है। यही इस वाक्य का अभिप्राय है। भूख मीठी कि भोजन मीठा से अभिप्राय है कि भूखा व्यक्ति स्वाद की परवाह किए बिना भूख को पहले शांत करता है, उसे उस भोजन में मिठास का अनुभव होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली जो है रोटी का भी हिसाब लगा कर रखती थी। तो इसका उत्तर है माटी वाली का रोटियों का इस तरह से हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। अपनी गरीब स्थिति के कारण उसे 2 टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। ऐसी स्थिति में उसे रोटियों का हिसाब लगा कर रखना आवश्यक है, जिससे कि वह दोनों समय कुछ थोड़ा बहुत खाने का जुगाड़ कर सके। ठीक है, दोनों ही समय वह कुछ कुछ खाने का जुगाड़ कर सके, इसके लिए वह रोटियों का हिसाब लगा कर रखती थी। वह बहुत ही गरीब महिला थी। इसके बाद हम अगला प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। तो प्रश्न 11 है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यह भी माटी वाली पाठ का ही है। माटी वाली पाठ में विस्थापन की समस्या भी बताई गई है। तो इसका उत्तर है उक्त कथन का आशय है कि गरीब व्यक्ति का घर जब उजड़ता है तो वह विस्थापित हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर होता ही नहीं है। यहाँ तक कि उसे शमशान तक में जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। सरकार सदैव विकास करने का दावा करती है, परंतु गरीबों का सब कुछ छीनता जा रहा है। इस प्रकार इस कथन से लेखक माटी वाली के माध्यम से रास्ते में आते जाते लोगों से एक ही शिकायत कर रहा है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो यहाँ पे कथन का आशय बस इतना ही है कि गरीब व्यक्ति यदि उसका घर उजड़ जाता है, यदि वह विस्थापित हो जाता है तो उसके लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रहता और यहाँ तक कि उसको ऐसी स्थिति में शमशान तक में भी जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, वह कौन सी बात थी जिसमें लेखक हरिवंश राय बच्चन को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। तो यहाँ पे जो प्रश्न बैंक में यहाँ पे जो लेखक हरिवंश राय बच्चन दे रखा है, यहाँ ये गलत दे रखा है। यहाँ पे केवल लेखक आना चाहिए और लेखक यहाँ पे थे शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह लेखक है इस पाठ के और पाठ का नाम है, यहाँ पर पाठ का नाम है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। यह पाठ है जो कि 5 पाठ है आपकी कृतिका का, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, और इसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए, वह कौन सी बात थी जिसमें लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया, जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। यह प्रश्न इस तरह से होना चाहिए था। तो आपके प्रश्न बैंक में यदि यहाँ हरिवंश राय बच्चन दे रखा तो आपको सुधार लेना चाहिए, लेखक आएगा। इसका उत्तर है लेखक श्री शमशेर बहादुर सिंह के सामने कोई काम नहीं था। ऐसी स्थिति में उनके घर के किसी सदस्य संबंधी ने उन्हें कह दिया कि तुम अपना समय व्यर्थ बिता रहे हो, कोई कार्य क्यों नहीं करते। यह वाक्य स्वाभिमानी लेखक को तीर के समान चुभ गया और वह दिल्ली जाने और कोई कार्य करने के लिए बाध्य हो गए। तो किस बात ने उन्हें बाध्य कर दिया था? क्योंकि उन्हें किसी ने यह कह दिया था कि
तुम अपना समय व्यर्थ बिता रहे हो। ठीक है, अपना समय व्यर्थ बिता रहे हो, यह बात उन्हें तीर की तरह चुभ गई थी और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब वह कोई कार्य ढूंढेंगे और करेंगे, और इसीलिए वह दिल्ली आए थे। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 13, जो कि प्रश्न बैंक का आखिरी प्रश्न है कृतिका का, तो वह है लेखक, यहाँ पे भी गलत दे रखा है, लेखक को कविता लिखने का अफसोस क्यों हो रहा था। तो लेखक को अंग्रेजी कविता लिखने का अफसोस क्यों हो रहा था, यह प्रश्न है। लेखक को अंग्रेजी कविता लिखने का अफसोस क्यों हो रहा था। तो इसका उत्तर है लेखक श्री शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा अंग्रेजी में लिखे सानेट को जब विख्यात कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने पढ़ा तो उन्होंने उस सानेट को स्तर के अनुरूप नहीं पाया। उनकी जो कविता थी उसे कवि हरिवंश राय बच्चन ने स्तर के अनुरूप नहीं पाया था। लेखक को इलाहाबाद का हिंदी का साहित्यिक वातावरण, मित्रों का अच्छा सहयोग एवं हिंदी साहित्यकारों का उचित मार्गदर्शन उपयुक्त लग रहा था। अतः लेखक को अंग्रेजी कविता लिखने का अफसोस हो रहा था, क्योंकि अब वो केवल हिंदी में ही कविता लिखना चाहते थे। तो इस प्रकार कृतिका के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रश्न बैंक में दे रखे हैं वह हो चुके हैं। ये सारे ही वेरी IMP क्वेश्चन है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।